हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.4 का टॉपिक है। जेनेटिक काउंसलिंग होती क्या है? आजकल हम देखते हैं स्कूल्स में क्या होता है कि काउंसलर्स होते हैं, तो बच्चे उनके पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। और ये जो काउंसलर्स हैं, ये बिना बच्चों को जज किए उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, वैसे ही जेनेटिक काउंसलिंग होती है। यहाँ पे जेनेटिक काउंसलर जो है वो हेल्प करते हैं किसी इंडिविजुअल की या फिर फैमिलीज़ की कि उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, ये समझने में हेल्प करते हैं। अगर उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो फिर उसको किस तरीके से क्योर किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट के कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्पज़ क्या है, किसी को भी जेनेटिक काउंसलिंग क्यों करवानी चाहिए। तो फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग। फॉर एग्जांपल कोई कपल जाता है जेनेटिक काउंसलर के पास कि उनको कोई डिजीज़ तो नहीं है, जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है, और अगर उनको कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उनके बच्चे में वो डिजीज़ पास ऑन होने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं, और वो इस केस में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। सेकेंड पर्पज़ है फैमिली कैंसर रिस्क। अगर किसी की फैमिली में हो सकता है किसी एक फैमिली मेम्बर को कैंसर हुआ है, या फिर प्रीवियस जनरेशन में 2-3 फैमिली मेम्बर्स को कैंसर हुआ है, तो नेक्स्ट जनरेशन वालों को एक डर रहता है कि उनको कहीं ना हो जाए। तो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए भी वो लोग जाते हैं कि जेनेटिक काउंसलर के पास कि उनको कैंसर होने के चांसेस कितने परसेंटेज हैं या फिर नहीं है। थर्ड है कि अगर किसी बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज देखने को मिलता है तो इस केस में वो जेनेटिक काउंसलर के पास जाते हैं कि उस बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। फोर्थ है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग एंजाइटी। तो अगर किसी को पता चल जाता है कि उसको जेनेटिक डिजीज़ नहीं है तो एक तरीके से उनको रिलीफ मिलता है, क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में उनके जो एंसेस्टर थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ देखने को मिली थी। तो एक इंसान को रिलीफ मिलता है कि उसको वो जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। फिफ्थ है अडेप्टेशन में हेल्प मिलती है। अगर किसी इंसान को पहले से ही पता चल जाएगा कि उसको जेनेटिक डिजीज़ है तो वो जेनेटिक काउंसलर को पूछ सकता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और एक खुद को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोटेक्टिंग फैमिली मेम्बर्स। हर इंसान को जेनेटिक काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो हम क्या है साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर रहेंगे और हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं वो भी हम देख पाएंगे। स्टेजेस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग कि जेनेटिक काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट है पेडिग्री कंस्ट्रक्शन। तो जिनको भी नहीं पता है कि पेडिग्री क्या होती है या फिर डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो वो प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं इसी चैनल पर। अब हम देख लेते हैं पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। पेडिग्री क्या होती है इन सिंपल टर्म्स, जैसे कि कोई भी इंसान है वो जेनेटिक काउंसलर के पास गया है तो उस इंसान की जो फैमिली है एटलीस्ट 3 जनरेशन की वो लोग हिस्ट्री देखेंगे, और उनके जो भी रिलेशंस हैं उस फैमिली में जो भी रिलेशंस है उनको एक सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे कि फीमेल को सर्कल में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और कोई अगर डिजीज से अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो उसको जैसे कि शेडेड या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन से फिल करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक तरीके से नाम नहीं लिखना है किसी भी रिलेशनशिप का, बट बस उसको एक चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही पेडिग्री है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पेडिग्री ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। इसका एक पूरा डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपली समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट जनरेशन में आप देख पा रहे हो कि एक कपल है, उसमें फीमेल जो है उसको जेनेटिक डिजीज़ है। अब इनके होते हैं 4 बच्चे, और फीमेल से
इक्वली जो ये डिजीज़ है वो पास ऑन होती है लड़का और लड़की दोनों में। तो इनके 4 बच्चे हैं, तो एक लड़का और एक लड़की, इन दोनों में डिजीज़ हो गई है। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो मेल है इसकी होती है शादी और इसके भी 2 बच्चे होते हैं, एक डॉटर है और दूसरा सन है। लेकिन जो सन है वो बिल्कुल हेल्दी है और जो फीमेल है, डॉटर है, उसको वो डिजीज़ हो गई है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसको डिजीज से अफेक्टेड दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको हेल्दी दिखाना है? तो उसके लिए प्रीवियस वीडियोस में हमने सारी बात की है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। अगर आपको फीचर्स याद है तो आप पेडिग्री इजीली बना लोगे। अब सेकेंड स्टेज की बात कर लेते हैं जो कि है जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसका ब्लड सैंपल भेजा जाता है एक सर्टिफाइड लेबोरेटरी में। थर्ड है प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। इसका मतलब है कि ये देखा जाता है कि जो डिजीज़ है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। काउंसलिंग इंटरव्यू, ये है फोर्थ स्टेज ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। यहाँ पे जो जेनेटिक काउंसलर है वो बताता है एक इंडिविजुअल को कि उसका रिजल्ट क्या आया है, क्या उसको जेनेटिक डिजीज़ है या फिर नहीं है। अगर उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उसके क्या क्या फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ है ट्रीटमेंट, जहाँ पे जेनेटिक काउंसलर इंडिविजुअल को ये बताता है, जैसे कि पेशेंट को ये बताता है कि अगर उसको कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन ऑप्शंस के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, वो फिर फ़ायदे नुकसान देख के अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। अब हम देख लेते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी रखी जाती है। सेकंड है नॉन डायरेक्टिवनेस। यहाँ पे जेनेटिक काउंसलर का काम है कि ऑप्शंस बताना, कि अगर किसी को जेनेटिक डिजीज़ है तो उस पेशेंट को ऑप्शंस बताना कि ये 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक काउंसलर खुद डिसीजन लेगा, तो उसको ना तो बायस होकर डिसीजन लेना है, उसको केवल उसका काम है केवल ऑप्शंस बताना, और ना ही कोई डिसीजन इम्पोज करेगा कि ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेकिन आपको ये वाला ऑप्शंस जो है वो लेना चाहिए। तो इस तरीके की जो डिसीजन को इम्पोज करने की बात यहाँ पे नहीं की जाती है। थर्ड है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जेनेटिक काउंसलर पेशेंट को ऑप्शंस दे देता है और उसके फ़ायदे और नुकसान बताता है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो पेशेंट है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है खुद। जेनेटिक काउंसलर का काम यहाँ पे डिसीजन लेने का नहीं है। फोर्थ है जस्टिस। जेनेटिक सर्विसेज को सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, यही पर्पज़ है जेनेटिक काउंसलिंग का। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल की हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कपल है और उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की डिजीज़ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है और लंग में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो अगर किसी कपल को पता चलता है कि उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जो जेनेटिक डिजीज़ है वो है, तो इस केस में वो जेनेटिक काउंसलर के पास जाएंगे और जेनेटिक काउंसलर उनको बताएगा कि उनके बच्चे में वो डिजीज़ होने के चांसेस 25% है। और फिर वो जेनेटिक काउंसलर को पूछेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो 3-4 ऑप्शंस बताएंगे। तो जेनेटिक डिजीज़ जो बच्चे में हो सकती थी वो अब होगी नहीं, क्योंकि 3-4 ऑप्शन जो भी बताएंगे वो बेस्ट ऑप्शन ही चूज करेंगे अपने बच्चे के लिए, और एक जो बच्चा है जो जेनेटिक डिजीज़ से अफेक्टेड हो सकता था वो नहीं होगा।
अब देख लेते हैं हम कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है कि जो प्रेजेंट स्कोप है जेनेटिक काउंसलिंग का वो लिमिटेड है, लेकिन हमें पता है टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो रही है। तो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे कि क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के साथ क्या होगा कि जो इसका फ्यूचर है जेनेटिक काउंसलिंग का वो ब्राइट है। आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।